तो चलिए हमारे पहले खंड भूगोल के मूल सिद्धांत और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जियोमॉर्फोलॉजी किस भाषा का शब्द है? इस विषय में हम पृथ्वी की सतह और उसके निर्माण को समझते हैं। विकल्प हैं ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी अंग्रेजी या ऑप्शन डी फ्रेंच। देखिए, इस तरह के अधिकतर प्रारंभिक तकनीकी शब्द ना प्राचीन यूनान से आए हैं। इसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी और मॉर्फ का अर्थ है रूप या आकार, है ना? एकदम सही। तो ये स्पष्ट रूप से ग्रीक भाषा से लिया गया है और यही इसके वैज्ञानिक आधार को दर्शाता है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। यह शब्दों की उत्पत्ति समझना हमेशा मददगार होता है। चलिए अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, भूआकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावच लक्षणों का वर्णनात्मक वर्णन है। यह कथन किसका है? उच्चावच यानी धरातल की ऊंचाई निचाई। विकल्प है ऑप्शन ए लॉबेक, ऑप्शन बी पीजी वॉर्सेस्टर, ऑप्शन सी विलियम मॉरिस डेविस या ऑप्शन डी जेम्स जीन्स। अक्सर अध्ययनकर्ता यहाँ डेविस का नाम सोच लेते हैं क्योंकि वे अपर्दन चक्र के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। लेकिन यह परिभाषा उनकी नहीं है। हाँ, ये विशिष्ट वर्णनात्मक परिभाषा पीजी वॉर्सेस्टर द्वारा दी गई थी। उन्होंने ही भू आकृति विज्ञान की एक ठोस रूपरेखा तय की थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अच्छा स्पष्टीकरण था। अब समय के पैमाने पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? विकल्प है ऑप्शन ए ईओन, ऑप्शन बी कल्प, ऑप्शन सी युग या ऑप्शन डी महाकल्प। जैसे हम साल, महीने और दिन में समय बांटते हैं, वैसे ही भूवैज्ञानिक समय सारणी में सबसे बड़ा खंड इयॉन होता है, जिसे यौन भी कहते हैं। बिल्कुल। एक इयॉन को महाकल्पों में और महाकल्पों को कल्पों में विभाजित किया जाता है, इसलिए इयॉन सबसे विशाल अवधि है। बिल्कुल। समय की बात हो ही रही है तो शुरुआत कहाँ से हुई, ये जानना जरूरी है। प्रश्न संख्या 4, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, उसका प्रतिपादन किसने किया था? विकल्प हैं ऑप्शन ए लाप्लास, ऑप्शन बी जॉर्ज लेमेत्रे, ऑप्शन सी जेम्स जीन्स या ऑप्शन डी हॉयल। ब्रह्मांड के लगातार फैलने और एक अति सघन बिंदु से हुए महाविस्फोट का ये सिद्धांत बेल्जियम के खगोलशास्त्री जॉर्ज लेमेत्रे ने प्रस्तुत किया था। और हॉयल का सिद्धांत इसके विपरीत था ना? हाँ, हॉयल ने इसके विपरीत स्थिर अवस्था सिद्धांत दिया था, पर बिग बैंग सबसे मान्य है। बिल्कुल। तो पृथ्वी कैसे बनी? यहाँ गुरुत्वाकर्षण का खेल है। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? इसमें सूर्य के पास से गुजरते तारे के खिंचाव की बात है। विकल्प है ऑप्शन ए लाप्लास, ऑप्शन बी जेम्स और जेफरी, ऑप्शन सी कांट या ऑप्शन डी चैम्बरलिन। जैसे चांद के खिंचाव से समुद्र में लहरें उठती हैं, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं। बिल्कुल। वैसे ही ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी ने परिकल्पना दी कि एक विशाल तारे के गुरुत्वाकर्षण ने सूर्य से एक गैसीय उभार खींच लिया, जिसके ठंडे होने से ग्रह बने। सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये दृश्य कल्पना करने में ही अद्भुत लगता है। गैस के बादलों की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6, निहारिका परिकल्पना यानी नेब्यूला हाइपोथेसिस के प्रतिपादक कौन थे? विकल्प है ऑप्शन ए लाप्लास, ऑप्शन बी अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन सी जेम्स जीन्स या ऑप्शन डी ऑटो श्मिट। इमैनुअल कांट के सिद्धांत को संशोधित करते हुए फ्रांसीसी गणितज्ञ लाप्लास ने यह परिकल्पना दी थी 1796 में। सही जी। उनका मानना था कि ग्रहों का निर्माण एक घूमती हुई गर्म गैस की निहारिका से धीरे धीरे ठंडे होकर हुआ है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब पृथ्वी के भौतिक गुणों की जांच करते हैं। प्रश्न संख्या 7, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना माना जाता है? विकल्प हैं ऑप्शन ए 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 11.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या ऑप्शन डी 14.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की ऊपरी परत काफी हल्की है, जिसका घनत्व लगभग 2.8 है। और केंद्र में भारी धातुएं हैं। हाँ, जिनका घनत्व 13 तक है। इन सभी परतों का औसत निकालने पर यह लगभग 5.5 आता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो उस भारी केंद्र में आखिर है क्या? प्रश्न संख्या 8, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जिसे क्रोड या निफे कहते हैं, मुख्य रूप से किन तत्वों से बनी है? विकल्प है ऑप्शन ए सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी निकेल और लोहा या ऑप्शन डी
ऑक्सीजन और सिलिकॉन। परतों के नाम ही उनके तत्वों से बने हैं। बाहरी परत सियाल है, मध्य की सीमा है, और सबसे भीतरी परत निफे है। बिल्कुल, जो निकल और फेरस यानी भारी लोहे से बनी है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। इन परतों के बीच की सीमाओं को समझना भी अहम है। प्रश्न संख्या 9, मोह असंबद्धता या मोह डिसकॉन्टिन्यूटी पृथ्वी की किन परतों के बीच पाई जाती हैं? विकल्प हैं ऑप्शन ए भूपर्पटी और मेंटल के बीच, ऑप्शन बी मेंटल और क्रोड के बीच, ऑप्शन सी आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड के बीच, या ऑप्शन डी सियाल और सीमा के बीच। वैज्ञानिक एंड्रिया मोहोरोविसिक ने भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक बदलाव देखकर इसका पता लगाया था। ये क्रस्ट के ठीक नीचे है ना? हाँ, ये ठीक वो सीमा है जहां पृथ्वी की सबसे बाहरी पपड़ी यानी क्रस्ट खत्म होते हैं और मेंटल शुरू होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्रस्ट के निर्माण की बात करें तो अगला प्रश्न धातुओं पर है। प्रश्न संख्या 10, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? विकल्प है ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या ऑप्शन डी तांबा। यहाँ अध्ययनकर्ताओं को बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर सबसे प्रचुर तत्व पूछा जाता तो वो ऑक्सीजन होता, पर यहाँ धातु पूछा गया है। सही बात है। धातु की बात करें तो एल्यूमिनियम पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में है, उसके बाद लोहे का स्थान आता है। 2 सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण अंतर था। चलिए वापस उत्पत्ति की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी थी? विकल्प है ऑप्शन ए इमैनुअल कांट, ऑप्शन बी चैम्बरलिन और मोल्टन, ऑप्शन सी जेम्स जीन्स या ऑप्शन डी रसेल। 1905 में भूविज्ञानी थॉमस चैम्बरलिन और खगोलशास्त्री फॉरेस्ट मोल्टन ने यह विचार दिया कि सूर्य से गैस के बजाय छोटे छोटे ठोस कण अलग हुए, जिन्हें ग्रहाणु कहा गया। जी, जो आपस में जुड़कर ग्रह बन गए। हमारी पृथ्वी के आकार को लेकर भी कई सिद्धांत रहे हैं। प्रश्न संख्या 12, चतुष्फलकीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दी गई थी? विकल्प है ऑप्शन ए लॉथियन ग्रीन, ऑप्शन बी एफ.बी. टेलर, ऑप्शन सी एल्फ्रेड वैगनर या ऑप्शन डी आर्थर होम्स। ये एक बहुत ही रोचक ज्यामितीय दृष्टिकोण था। लॉथियन ग्रीन ने सुझाव दिया था कि जैसे एक सेब सूखने पर सिकुड़ता है, वैसे ही ठंडी होती हुई पृथ्वी सिकुड़ रही है। बिल्कुल, सिकुड़कर एक चतुष्फलक यानी 4 तिकोने फलकों वाले आकार में बदल रही है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। लेकिन असल में महाद्वीप कैसे बटे, इसका सबसे मशहूर सिद्धांत कुछ और ही था। प्रश्न संख्या 13, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकल्प है ऑप्शन ए एफ.बी. टेलर, ऑप्शन बी एल्फ्रेड वैगनर, ऑप्शन सी लाप्लास या ऑप्शन डी जेम्स जीन्स। जर्मन मौसम विज्ञानी एल्फ्रेड वेगनर ने ये क्रांतिकारी सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि अतीत में सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे। हाँ, और बाद में तैरते हुए एक दूसरे से दूर विस्थापित हो गए। जी बिल्कुल, सही उत्तर है ऑप्शन बी। के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड के रूप में थे। उसका क्या नाम था? इसे आप ऐसे समझे जैसे एक पूरा साबुत बिस्कुट हो जो बाद में टूटकर अलग अलग महाद्वीपों में बिखर गया हो। विकल्प है ऑप्शन ए पैंथलासा, ऑप्शन बी गोंडवानालैंड, ऑप्शन सी लोरेशिया या ऑप्शन डी पैंजिया। वो साबुत बिस्कुट वाला सादृश्य एकदम सटीक है। वेगनर ने इस विशाल महाद्वीप को पैंजिया कहा था, जिसका अर्थ ही संपूर्ण पृथ्वी है। बिल्कुल, जब ये बिस्कुट टूटा तब उत्तरी हिस्सा लोरेशिया और दक्षिणी हिस्सा गोंडवानालैंड कहलाया। ठीक बा? सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो अगर सिर्फ एक महाद्वीप था तो सागर भी एक ही रहा होगा। प्रश्न संख्या 15, पैंजिया के चारों ओर फैले हुए विशाल महासागर का क्या नाम था? विकल्प है ऑप्शन ए पैंथलासा, ऑप्शन बी टेथिस सागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर या ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। आपका तर्क सही है। उस एकल विशाल जल निकाय को वेगनर ने पैंथलासा नाम दिया था, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ है संपूर्ण जल। जी हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसी के साथ हमारा पहला खंड समाप्त होता है। अब हम दूसरे खंड भूगोल के जनक पृथ्वी का स्वरूप और उच्चावच में प्रवेश कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 16, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? विकल्प है ऑप्शन ए टॉलमी, ऑप्शन बी इराटोस्थेनीज,
ऑप्शन सी हिकेटियस या ऑप्शन डी वॉन हम्बोल्ट? ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने पृथ्वी की परिधि भी नापी थी ना? हाँ, गणित और खगोल विज्ञान में वे इतने निपुण थे कि उन्होंने पहला वैज्ञानिक प्रयास भी किया था। जी हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो क्या वे ही भूगोल के जनक है? प्रश्न संख्या 17, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प है ऑप्शन ए हिकेटियस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी कार्ल रिटर या ऑप्शन डी अरस्तु? हाँ, यहाँ अक्सर भ्रम होता है। शब्द इरेटोस्थनीज ने दिया, लेकिन भूगोल को व्यवस्थित विज्ञान बनाने का श्रेय हिकेटियस को जाता है। उनकी पुस्तक जस्ट पीरियड्स की वजह से। सही कहा। जी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। और अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो प्रश्न संख्या 18, आधुनिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? विकल्प है ऑप्शन ए रिटर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ऑप्शन सी टॉलमी या ऑप्शन डी एनेक्सिमेंडर? वैसे रिटर और हम्बोल्ट दोनों को संस्थापक माना जाता है, लेकिन हम्बोल्ट का कॉस्मोस और उनके वैज्ञानिक अन्वेषण उन्हें प्रमुख रूप से आधुनिक भूगोल का जनक बनाते हैं। अच्छा, ये स्पष्ट है। जी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। मानचित्रों के बिना भूगोल अधूरा है। प्रश्न संख्या 19, सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया था? विकल्प हैं ऑप्शन ए हिकेटियस, ऑप्शन बी रेटेजल, ऑप्शन सी एनेक्सिमेंडर या ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज। मानचित्र तो पहले भी बने थे, लेकिन एक पैमाने या स्केल का उपयोग करके विश्व का पहला वैज्ञानिक मानचित्र ग्रीक दार्शनिक एनेक्सिमेंडर ने तैयार किया था, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। इनसे हैं विकल्प हैं ऑप्शन ए महाद्वीप और महासागर, ऑप्शन बी पर्वत, पठार, मैदान और झील, ऑप्शन सी पेड़ पौधे और जीव जंतु या ऑप्शन डी ब्रह्मांडीय धूल। देखिए, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन तो पृथ्वी के सबसे बुनियादी ढांचे हैं, यानी प्रथम श्रेणी के उच्चावच। हाँ, और उनकी ऊपर जो भू आकृतियां बनती हैं जैसे पर्वत, पठार और मैदान, वे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन ये सबसे पहले किसने बताया? प्रश्न संख्या 21, सबसे पहले किस विद्वान ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? विकल्प हैं ऑप्शन ए कोपरनिकस, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी अरस्तु या ऑप्शन डी प्लेटो। बहुत से लोग गैलीलियो सोचते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रीस में अरस्तु ने चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की गोल छाया देखी थी और उसी से निष्कर्ष निकाला था। बिल्कुल सही। जी। सही उत्तर है जी। ऑप्शन सी। इस गोल पृथ्वी को मापने के लिए हमने काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं। प्रश्न संख्या 22, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? विकल्प है ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 90 या ऑप्शन डी 181। अक्षांश और देशांतर रेखाएं वास्तव में पृथ्वी पर किसी भी स्थान का सटीक पता बताने के लिए एक ग्रिड सिस्टम की तरह काम करती हैं। भूमध्य रेखा से 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश होते हैं। तो कुल मिला के 180? हाँ, ध्रुवों को यदि बिंदु न मानकर रेखा माना जाए तो मुख्य रूप से कुल 180 रेखाएं गिनी जाती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अक्षांश के बाद अब बात देशांतर की। प्रश्न संख्या 23, पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? विकल्प है ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 90 या ऑप्शन डी 181। उसी ग्रिड सिस्टम में लंबवत या खड़ी रेखाएं देशांतर होती हैं। ये पूरी गोल पृथ्वी को 360 डिग्री में बांटती हैं। 180 पूर्व और 180 पश्चिम। एकदम सटीक। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विकल्प है ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी रॉकी, ऑप्शन सी एंडीज या ऑप्शन डी आल्प्स। हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची है, लेकिन अगर हम लंबाई की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर फैली एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। ये एक अच्छा ट्रिविया है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। और अगर भारत की बात करें, प्रश्न संख्या 25, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विकल्प है ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी
कंचनजंगा या ऑप्शन डी धौलागिरी? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम श्रेणी में स्थित K2 है। जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम तीसरे खंड में आ गए हैं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, खगोल विज्ञान और ओजोन। प्रश्न संख्या 26, पर्वत निर्माण के लिए भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकल्प हैं ऑप्शन ए कोबर, ऑप्शन बी डाना, ऑप्शन सी होम्स या ऑप्शन डी वेगनर। भूसन्नतियां पानी से भरे लंबे और उथले गर्त होते हैं, जिनमें लाखों सालों तक अवसाद जमा होता है। अच्छा। जर्मन भूविज्ञानी कोबर ने यह सिद्धांत दिया था कि जब इन पर दबाव पड़ता है तो मलबा सिकुड़कर वलित पर्वतों का रूप ले लेता है। जी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। लेकिन इस दबाव के पीछे की ऊर्जा कहाँ से आती है? प्रश्न संख्या 27, पर्वत निर्माण का संवहन तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? विकल्प हैं ऑप्शन ए वेगनर, ऑप्शन बी होम्स, ऑप्शन सी डाना या ऑप्शन डी कोबर। आर्थर होम्स ने 1930 के दशक में बताया था कि पृथ्वी के मैंटल में मौजूद रेडियोधर्मी तत्वों के टूटने से अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, जिससे संवहन तरंगे उठती हैं। हाँ, और यही तरंगे पृथ्वी की पपड़ी को हिलाकर पर्वतों का निर्माण करती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। पृथ्वी के ऊंचे पहाड़ों और गहरी खाइयों के बीच एक संतुलन होता है। प्रश्न संख्या 28, भूसंतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विकल्प हैं ऑप्शन ए प्राट, ऑप्शन बी एरी, ऑप्शन सी डटन या ऑप्शन डी आर्थर होम्स। प्राट और एरी ने यह समझाया था कि पहाड़ अपनी जड़ों के कारण कैसे संतुलित रहते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के लिए आइसोस्टैसी शब्द का सबसे पहला प्रयोग अमेरिकी भूविज्ञानी C.E. डटन ने किया था 1889 में। सही। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। जब जमीन में खिंचाव आता है तो दरारें बनती हैं। प्रश्न संख्या 29, विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कहाँ स्थित है? विकल्प हैं ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। द ग्रेट रिफ्ट वैली एक विशाल भौगोलिक खंदक है। ये मध्य पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्वी अफ्रीका तक लगभग 6000 किलोमीटर तक फैली है। तो इसका मुख्य हिस्सा अफ्रीका में है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। घाटी से भी गहरा कुछ है और वो महासागरों में है। प्रश्न संख्या 30, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? विकल्प हैं ऑप्शन ए सुंडा गर्त, ऑप्शन बी मैरीना गर्त, ऑप्शन सी टोंगा गर्त या ऑप्शन डी प्योर्टो रिको गर्त। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना गर्त, जिसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, पृथ्वी पर सबसे गहरा ज्ञात स्थान है। इसकी गहराई तो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। हाँ, पूरा एवरेस्ट इसमें डूब जाए फिर भी ऊपर पानी बच जाएगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब महासागरों से सीधे वायुमंडल के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 31, ओजोन परत की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? विकल्प हैं ऑप्शन ए जे फॉरमन, ऑप्शन बी लैप्लास, ऑप्शन सी कांट या ऑप्शन डी एडविन हबल। हमारी स्रोत सामग्री के अनुसार सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली इस ओजोन परत की खोज मुख्य रूप से जी फॉरमैन के नाम से जुड़ी है। बाकी विकल्प तो ब्रह्मांड विज्ञानियों के हैं। सही पहचाना। बिल्कुल। इस जीवन रक्षक परत को किससे खतरा है? प्रश्न संख्या 32, ओजोन परत के लिए हानिकारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रमुख स्रोत क्या है? विकल्प हैं ऑप्शन ए वातानुकूलित और रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन बी ज्वालामुखी उद्गार, ऑप्शन सी महासागरीय धाराएं या ऑप्शन डी वनों की कटाई। हाँ, जंगल कटने या ज्वालामुखी से अन्य गैसें निकलती हैं, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कृत्रिम रसायन है जो हमारे एसी और फ्रिज में होता है। बिल्कुल। ये मुख्य रूप से इन्हीं कूलिंग उपकरणों से लीक होकर वायुमंडल में पहुंचता है। 2 सही उत्तर है ऑप्शन ए। मुझे ये अगली बात हमेशा हैरान करती है कि कैसे एक विशाल ब्रह्मांडीय टक्कर ने हमारे चंद्रमा को जन्म दिया। प्रश्न संख्या 33, द बिग स्प्लिट का संबंध निम्न में से किससे है? विकल्प है ऑप्शन ए पृथ्वी की उत्पत्ति से, ऑप्शन बी वायुमंडल की संरचना से, ऑप्शन सी चंद्रमा की उत्पत्ति से या ऑप्शन डी जीवों की उत्पत्ति से। ये खगोल विज्ञान की सबसे आकर्षक घटनाओं में से एक है। थिया नामक एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड आदिम पृथ्वी से जोरदार तरीके से टकराया था और उसी मलबे से
चांद बना। हाँ, इसी महाटक्कर को विज्ञान में द बिग स्प्लैट कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अंतरिक्ष की दूरियों को मापना भी एक चुनौती है। प्रश्न संख्या 34। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? विकल्प है ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी दूरी की, ऑप्शन सी तापमान की या ऑप्शन डी ऊंचाई की। इसके नाम में वर्ष शब्द होने के कारण अक्सर अध्ययनकर्ता इसे समय की इकाई समझकर गलती कर बैठते हैं। लेकिन ये तो दूरी की इकाई है। जी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई विशाल दूरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न एक दार्शनिक के आत्मविश्वास को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 35। मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उससे पृथ्वी कैसे बनती है। यह कथन किसका है? विकल्प है ऑप्शन ए लाप्लास, ऑप्शन बी जेम्स जीन्स, ऑप्शन सी कांट या ऑप्शन डी चैम्बरलिन। ये मशहूर और बेहद आत्मविश्वासी कथन इमैनुअल कांट ने दिया था। वे ये समझाना चाहते थे कि ब्रह्मांड का निर्माण कोई रहस्य नहीं है, बल्कि भौतिक नियमों पर आधारित है। बिल्कुल सही। सही उत्तर है ऑप्शन सी। हम अपने चौथे खंड पृथ्वी का इतिहास, चट्टानें और भूकंप में पहुंच चुके हैं। प्रश्न संख्या 36। पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ था? विकल्प है ऑप्शन ए 1 अरब 37 करोड़ वर्ष पहले, ऑप्शन बी 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले, ऑप्शन सी 460 करोड़ वर्ष पहले या ऑप्शन डी 38 लाख वर्ष पहले। पृथ्वी स्वयं 4.6 अरब साल पुरानी है, लेकिन जीवन तुरंत शुरू नहीं हुआ था। सूक्ष्म जीवों के रूप में शुरुआत बाद में हुई। हाँ, महासागरों में जीवन की शुरुआत लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और उस जीवन के पनपने से पहले ही चंद्रमा बन चुका था। प्रश्न संख्या 37। चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई मानी जाती है? विकल्प है ऑप्शन ए 4.44 अरब वर्ष, ऑप्शन बी 13.7 अरब वर्ष, ऑप्शन सी 2.44 अरब वर्ष या ऑप्शन डी 5.44 अरब वर्ष। बिल्कुल, पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही वो द बिग स्प्लिट की घटना हुई थी। इसलिए चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। 13.7 अरब वर्ष तो पूरे ब्रह्मांड की आयु है। सही कहा। सही उत्तर है ऑप्शन ए। सौरमंडल को समझने का एक तरीका उसके ग्रहों का वर्गीकरण है। प्रश्न संख्या 38। सौरमंडल के भीतरी ग्रह कौन से हैं? विकल्प हैं ऑप्शन ए सूर्य व अक्षुद्र ग्रह पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह, ऑप्शन बी वे ग्रह जो गैसीय हैं, ऑप्शन सी बिना उपग्रह वाले ग्रह या ऑप्शन डी सूर्य और अरुण के बीच के ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच चट्टानों की एक क्षुद्र ग्रह पट्टी है। और उससे पहले वाले ग्रह भीतरी हैं। हाँ, सूर्य से लेकर इस पट्टी के बीच मौजूद 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल चट्टानी है और इन्हें ही भीतरी ग्रह कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। हमने जीवन और चंद्रमा की आयु देखी, अब पृथ्वी की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 39। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? विकल्प है ऑप्शन ए 46 लाख वर्ष, ऑप्शन बी 460 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी 13.7 अरब वर्ष या ऑप्शन डी 13.7 खरब वर्ष। रेडियोमेट्रिक डेटिंग और उल्कापिंडों के वैज्ञानिक अध्ययन से यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित हो चुका है कि हमारी पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, यानी 4.6 अरब वर्ष। बिल्कुल जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। पृथ्वी के आंतरिक रहस्यों पर वापस लौटते हैं। प्रश्न संख्या 40। पृथ्वी के केंद्र का घनत्व लगभग कितने ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है? विकल्प हैं ऑप्शन ए 5.5, ऑप्शन बी 2.8, ऑप्शन सी 13 से 13.5 या ऑप्शन डी 8.0। जैसा कि हमने पहले विश्लेषण किया था, 5.5 तो पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व है। लेकिन केंद्र में दबाव बहुत ज्यादा है। हाँ, भारी धातुओं की मौजूदगी के कारण आंतरिक क्रोड का घनत्व लगभग 13 से 13.5 के बीच होता है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। जीवों के विकास के क्रम में एक युग बहुत खास था। प्रश्न संख्या 41। भूवैज्ञानिक इतिहास के किस काल को उभयचरों का युग माना जाता है? उभयचर यानी जमीन और पानी दोनों में रहने वाले जीव,
विकल्प है ऑप्शन ए क्रिटेशियस युग, ऑप्शन बी कार्बोनिफेरस युग, ऑप्शन सी इयोसीन काल या ऑप्शन डी ट्रायसिक काल। पेलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी पर विशाल दलदली जंगलों का विकास हुआ था। तो दलदल की वजह से उभयचर ज्यादा थे? जी, पानी और दलदल की प्रचुरता के कारण इनकी विविधता अपने चरम पर थी। जी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत का भौगोलिक इतिहास भी बहुत उथल-पुथल भरा रहा है। प्रश्न संख्या 42। भारत के दक्षिणी पठारी भाग पर ज्वालामुखी लावा का फैलाव मुख्य रूप से किस युग में हुआ था? विकल्प है ऑप्शन ए कार्बोनिफेरस युग, ऑप्शन बी क्रिटेशियस युग, ऑप्शन सी जुरासिक युग या ऑप्शन डी कैम्ब्रियन युग। आज हम जो दक्कन का पठार देखते हैं वो विशाल दरारी ज्वालामुखी विस्फोटों से बना है। और ये कब हुआ था? ये घटना मुख्य रूप से मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस युग के अंत में हुई थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगर हमें पृथ्वी के सबसे पुराने रहस्य जानने हो तो हम कहाँ देखेंगे? प्रश्न संख्या 43। सर्वाधिक प्राचीन जीवाश्म किस युग की चट्टानों से प्राप्त होते हैं? विकल्प है ऑप्शन ए कैम्ब्रियन शक की अवसादी चट्टानें, ऑप्शन बी कार्बोनिफरस चट्टानें, ऑप्शन सी इयोसीन चट्टानें या ऑप्शन डी क्रिटेशियस चट्टानें। कैम्ब्रियन से पहले जीवन इतना सूक्ष्म और बिना हड्डियों वाला था कि जीवाश्म बनना मुश्किल था। तो स्पष्ट जीवाश्म कैम्ब्रियन काल में मिले। बिल्कुल, सबसे पुराने और संरक्षित जीवाश्म कैम्ब्रियन काल की अवसादी चट्टानों में ही मिलते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। पृथ्वी के अंदर क्या है ये जानने के लिए भूकंप तरंगें हमारी बहुत मदद करती हैं। प्रश्न संख्या 44। भूकंपीय एस तरंगों की प्रमुख विशेषता क्या है? विकल्प है ऑप्शन ए ये सबसे तेज गति से चलती हैं, ऑप्शन बी ये तरल पदार्थ से नहीं गुजर पाती, ऑप्शन सी ये केवल गैस से गुजरती हैं या ऑप्शन डी ये सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। यह बहुत ही शानदार विषय है। एस तरंगे वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल एक एक्सरे मशीन का काम करती हैं, क्योंकि वे तरल हिस्से से नहीं गुजर पाती। एकदम सही। इसी से हमें पता चला कि पृथ्वी का बाह्य क्रोड़ पिघली हुई अवस्था में है ना। सही उत्तर है ऑप्शन बी। जब भूकंप आता है तो सतह पर सबसे पहले तबाही कहाँ होती है? प्रश्न संख्या 45। भूकंप का वो बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के सबसे निकट धरातल पर स्थित होता है क्या कहलाता है? विकल्प है ऑप्शन ए परिकेंद्र, ऑप्शन बी अवकेंद्र, ऑप्शन सी अधिकेंद्र या ऑप्शन डी उद्गम केंद्र। पृथ्वी के गहरे अंदर जहां चट्टानें टूटती हैं उसे उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। और उसके ठीक ऊपर सतह पर जो पहला बिंदु होता है जहां झटके महसूस होते हैं वो अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहलाता है ना। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सभी अध्ययनकर्ताओं शानदार काम। अब हम अपने रिवीजन के 5वें और अंतिम चरण में आ गए हैं। फोकस बनाए रखें। प्रश्न संख्या 46। सारगैसो समुद्र की प्रमुख विशेषता क्या है? विकल्प है ऑप्शन ए यह दुनिया का सबसे गहरा समुद्र है, ऑप्शन बी यहाँ विशिष्ट सामुद्रिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, ऑप्शन सी यह सबसे ठंडा सागर है या ऑप्शन डी यहाँ सबसे अधिक लवणता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित सारगैसो सागर दुनिया का इकलौता ऐसा समुद्र है जिसकी कोई जमीनी तटरेखा नहीं है। हाँ, और इसकी पहचान वहाँ की घास है। बिल्कुल। सारगैसम नामक भूरे रंग की विशिष्ट वनस्पति जो सतह पर तैरती रहती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब हमारे प्यारे देश भारत पर आते हैं। प्रश्न संख्या 47। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विकल्प हैं ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6वां, ऑप्शन सी 7वां या ऑप्शन डी 8वां। यह बुनियादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भौगोलिक क्षेत्रफल के मामले में हमारा भारत 7वें स्थान पर है। जी हाँ, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत के पड़ोसियों की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 48। भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है? विकल्प हैं ऑप्शन ए पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी बेरिंग जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी या ऑप्शन डी मलक्का जल संधि। यह नाम अक्सर परीक्षाओं में अध्ययनकर्ताओं को भ्रमित करता है। हाँ, क्योंकि इसमें पाक शब्द है तो लोग इसे पाकिस्तान से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन वास्तव में यह मद्रास के पूर्व गवर्नर रॉबर्ट पॉल के नाम पर है और यही जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए।
पूरे भारत में घड़ियां एक ही समय क्यों बताती हैं? प्रश्न संख्या 49। निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? विकल्प है ऑप्शन ए 85 डिग्री 30 पूर्वी, ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 पूर्वी, ऑप्शन सी 87 डिग्री 30 पूर्वी या ऑप्शन डी 84 डिग्री 30 पूर्वी। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार बहुत बड़ा है, जिससे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में अंतर आ जाता है। इसीलिए एक मानक समय तय किया गया। जी, समय को एक समान रखने के लिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को मानक माना गया है। जी हाँ। और अब आज के हमारे इस गहन अध्ययन सत्र का आखिरी प्रश्न। प्रश्न संख्या 50। बरखान स्थलाकृति का निर्माण किस अपर्दन कारक द्वारा होता है? विकल्प है ऑप्शन ए नदी द्वारा, ऑप्शन बी भूमिगत जल द्वारा, ऑप्शन सी पवन द्वारा या ऑप्शन डी सागरीय लहरों द्वारा। बरखान मुख्य रूप से मरुस्थलीय इलाकों की विशेषताएं हैं। ये अर्धचंद्राकार यानी आधे चांद जैसे रेत के टीले होते हैं जो तेज हवाओं से बनते हैं ना? एकदम सही। पवन के बहाव और उड़ाई गई रेत के जमाव से इनका निर्माण होता है। हमने सिर्फ उत्तर ही नहीं जाने, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान को भी समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये सामग्री अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। बिल्कुल। और जाने से पहले अध्ययनकर्ताओं के लिए एक विचारणीय बात। हमने आज पृथ्वी के क्रोड़ और भूकंपीय तरंगों की बात की। जरा सोचिए, हमने अंतरिक्ष में लाखों प्रकाश वर्ष दूर तक की तस्वीरें ले ली हैं, लेकिन पृथ्वी पर हम आज तक 12 किलोमीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं खोद पाए हैं। हमारे पैरों के ठीक नीचे एक उबलती हुई रहस्यमयी दुनिया है, जिसे हमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, सिर्फ भूकंपीय तरंगों से महसूस किया है। क्या अद्भुत विचार है! विज्ञान और भूगोल निरंतर रहस्यों को सुलझा रहे हैं। सभी अध्ययनकर्ताओं को उनके निरंतर प्रयास और एकाग्रता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी परीक्षा की तैयारी मजबूत हो, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।